ओके, जय हिंद दोस्तों। तो ये समग्र बैच की डिटेल्स हैं, सिविल सर्विसेज के लिए हैं और स्टेट पीसीएस के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं और ये सारे पेपर्स कवर्ड हैं, ये आप पढ़ सकते हो। और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पीवाईक्यूज हमने कवर करा है, एनसीईआरटीज़ वगैरह, ये ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है। आज हम बात करेंगे एमपीएससी के ग्रुप बी जो कि रिसेंटली कंडक्टेड पेपर, उसमें आए हुए सवालों की। आपको तरीका पता है, या वीडियो पोस्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा है और आपकी रिवीजन में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो, पहला सवाल ये जिसमें कह रहा है आपसे कि जो 1887 के मद्रास सेशन में कांग्रेस के चेयरपर्सन कौन थे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट यूपीएससी में पहले ऐसे सवाल पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन मैचदा फॉर्मेट में या स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। देखो, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो पहला सेशन है वो बॉम्बे में होता है 1885 में, और वोमेश चंद्र बनर्जी प्रेजेंट होते हैं। पहला सेशन है, सिर्फ 72 डेलीगेट्स आए हैं, बट उसके बाद सेकंड में बढ़कर ये 436 हो जाता है। कलकत्ता में ये सेशन होता है। देखो, पहला वाला जो सेशन है वो बॉम्बे में, दूसरा वाला जो सेशन है कलकत्ता में, और जो तीसरा वाला सेशन है मद्रास में। तो ये लोकेशन भी आप देख सकते हो, इस हिसाब से ही बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी याद रखने में। उसके बाद ये देखो, मद्रास में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी हैं जो थर्ड सेशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद इलाहाबाद में होता है जो जॉर्ज यूल प्रिजाइड कर रहे होते हैं। तो 1887 मद्रास में सेशन जो होता है ये बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा प्रिजाइड होता है। सो आंसर इज ऑप्शन 3। अगला सवाल देखिए, तो ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ये एक्ट के ऊपर सवाल ना पूछा गया हो। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करे थे एक्ट के ऊपर अपने बैच में, ये आप देख सकते हो। इंडियन काउंसिल एक्ट हो गए, डेवलपमेंट जितने भी हैं, ये सारे सवाल हैं। कभी कभार वो ऐसे चार्टर एक्ट वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं, कभी कभार क्या अक्सर ही। अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से फॉलो करा है तो आप जरूर जानते होंगे ये बात कि बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। चार्टर एक्ट 1813 का हो गया, 1833 के हो गए, उसके बाद 1853 का, फिर 1858 का एक्ट है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो ये सब एक्ट्स वगैरह हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज, पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। देखो, पहले कह रहे हैं बेटर गवर्नमेंट 1858 का है ये। दूसरा कह रहे हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, और चौथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। देखो, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बात है मुस्लिम्स के लिए, ये तो आप जानते हो 1909 के मार्ले मोंटे रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, तो B1 के साथ जाएगा। तो देखो, ये हटा है बस। और अच्छा, पहला अगर हम चेक करें तो पहला आप जानते हो 1858 का जो एक्ट है, आई गेस पहले सवाल भी पूछा गया है। तो ये देखो, क्वेश्चन पूछा गया था CAPF 2017 में कि किसने ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्रिएट करा। ऑप्शन है हमारे पास काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और मोंटेग्यू कैम्फोर्ड रिफॉर्म्स। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सेकेंड वाला तो हमने मैच किया ही है, 1909 के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है और 1858 के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जैसा कि हमने पढ़ा। तो सबसे पहले है हमारा 4, फिर है 1। तो 4 के बाद 1 कहाँ है? देखो, बस एक ऑप्शन सी में, ऑप्शन 3 में। तो आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है ये डायरकी के साथ मैच होगा, और जो 1935 वाला ये डायरकी सिस्टम इन सेंट्रल। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है। बहुत बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं, CDS 2012 में ही पूछा गया है ना। ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे और इस तरह से सारे सवाल हमने बैच में कवर किए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं व्हाट वाज द रीजन द इंडिगो फार्मर्स इन बंगाल सक्सीडेड इन रिवोल्टिंग अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद जो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट जो रिवोल्ट हुआ, इसमें क्या रीज़न थे, है ना, इस रिवोल्ट के सक्सेसफुल होने के। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो इंडिगो रिवोल्ट 1857 के बाद हुआ, देखो 1857 के बाद लगभग 1859-60 में ये इंडिगो रिवोल्ट होता है बंगाल वाले रीजन में। ठीक है, और ये जो रिवोल्ट है ये सक्सेसफुल रहता है और इसके क्या रीजन है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप एंड कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन, स्प्लिट इन द लैंडलॉर्ड्स, हिंदू मुस्लिम पीजेंट यूनिटी। ये क्वेश्चन तो विपिन चंद्रा की बुक से है डायरेक्टली। जैसे अगर आप पढ़ोगे तो इन्होंने साफ तौर से बात करी है कि जब हम इंडिगो रिवोल्ट के सक्सेस की बात करते हैं तो ट्रेमेंडस इनिशिएटिव है, कोऑपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन है, रायोट्स के रायोट्स के यानी किसानों के, है ना, किसानों के डायरेक्ट डिसिप्लिन की बात है। उसके बाद क्या है? कंप्लीट यूनिटी देखने को मिल रही है अमोंग हिंदू एंड मुस्लिम पीजेंट्स। देखो, ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 1857 के टाइम के आसपास हिंदू मुस्लिम में बहुत ही जबरदस्त यूनिटी थी, खास तौर से रिवोल्ट के अगेंस्ट।
ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद फिर देखो लीडरशिप जो है इस मूवमेंट की ना, ये वेल ऑफ रायोट्स यानी जो थोड़े धनी किसान हैं जो खेतों में जुताई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कुछ केसेस में पेटी जमींदार यानी छोटे मोटे जमींदार हैं या मनी लेंडर हो गए या एक्स एम्प्लॉय वगैरह, ये भी कुछ केसेस में सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो एक बात तो आपको समझ आ गई कि जो इंडिगो रिवोल्ट है ना, ये किसके खिलाफ है, ये किसके खिलाफ है, ये यूरोपियन प्लांटर्स के खिलाफ है, यूरोपियन प्लांटर्स के खिलाफ है ये, इट इज अगेंस्ट द यूरोपियन प्लांटर्स। तो ये बात आप समझो। इनफैक्ट आप देखो तो कुछ जगहों पे मनी लेंडर्स ने भी अपना सपोर्ट दिखाया है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड कोऑपरेशन बिल्कुल है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन ही पढ़ सकते हो आप तो, है ना। ये देखो कोऑपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिसिप्लिन है। देन इसके बाद स्प्लिट इन द लैंडलॉर्ड्स, देखो ऐसी कोई बात नहीं, लैंडलॉर्ड्स में कहीं स्प्लिट देखने को मिला। तो ये जो है वो तो कौन सा है, सी तो गलत हो जाएगा, तो ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, और बाकी सही है। हिंदू मुस्लिम पीजेंट यूनिटी, आंसर इज ऑप्शन 2 ओनली, ए बी एंड डी। इस तरह का सवाल तो पहले भी पूछा गया, देखो सीएपीएफ 2017 में पूछा गया था कि इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 के बारे में कौन सी बात सही है। पहला कह रहा है पूना और अहमदनगर में ब्रोकआउट होती है। दूसरा ये डायरेक्टली थी मनी लेंडर के अगेंस्ट। तीसरा बंगाल की इंटेलिजेंसिया ने इसे सपोर्ट करा। चौथा कि पेटी जमींदार और एक्स एम्प्लॉय ऑफ द प्लांटर के अगेंस्ट थी। तो ये भी अगेन विभिन्न तरह की बुक से ही लिफ्टेड है, आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे कहा ना इन्होंने कि पेटी जमींदार मनी लेंडर वगैरह ने सपोर्ट करा, है ना। तो ये इनके अगेंस्ट तो नहीं था, है ना। तो इस वजह से इट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट वाली जो बात है गलत है। मनी लेंडर के अगेंस्ट भी नहीं था डायरेक्टली, हम देख रहे हैं यूरोपियन प्लांटर के अगेंस्ट है ना। देन ये जो सवाल है, ये जो ऑप्शन है कि मनी लेंडर, ये भी गलत हो गया। पूना अहमदनगर में नहीं है, बंगाल वाले रीजन में ब्रोकआउट होता है। तो अहमदनगर और पूना वगैरह तो महाराष्ट्र वाले रीजन हो गए ना, पाबना वगैरह रिवोल्ट है उनसे जुड़े हुए हैं, ना कि इंडिगो। तो ये भी गलत है। तो आंसर इकलौता बचता ऑप्शन सी, इट वॉज सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंसिया ऑफ बंगाल। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, सॉल्व कर पाए, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अक्सर सवाल ऐसे देखने को मिलते हैं। हमने बहुत डिटेल में समग्र बैच के अंदर रिवोल्ट्स वगैरह कवर करा है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। संथाल रेबिलियन वगैरह पे तो अक्सर सवाल वो पूछते हैं। अच्छा ये देखो हमने बात भी करी और ये क्वेश्चन भी देखने को मिल गया संथाल अपराइजिंग वगैरह के बारे में। ध्यान से अटेम्प्ट करना, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। मोपला रेबिलियन, कोल अपराइजिंग, संथाल अपराइजिंग, भील अपराइजिंग। देखो उस टाइम पे ना संथाल जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, तो सी तो 4 के साथ मैच होगा, इकलौता आंसर बच रहा है ऑप्शन 1। मोपला आप जानती हो केरला है, कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया, मुझे दिखाने की भी नीड नहीं है। अगर कोई भी सीरियस एस्पायरेंट देख रहा है उसे पता होगा मोपला रेबिलियन, ईयर के साथ पता होगा, केरला वाले रीजन में, है ना। देन कोल और भील बचा है। तो देखो कोल जो है ये डेफिनेटली किसके साथ जाएगा, कोल अपराइजिंग, ये जाएगा बिहार वाले रीजन में। और जो भील अपराइजिंग है, भील अपराइजिंग जो है ये खानदेश महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो ये हुआ 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 1। सो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 1। संथाल अपराइजिंग पे हमने काफ़ी कुछ डिस्कस करा था, एक बार मैं क्विक रिकेप करवाना चाहता हूँ। ये देखो आप पहले कोल ट्राइब वगैरह के बारे में पूछ रखा है ना, छोटा नागपुर वाले रीजन में। देन इसके बाद थीम एनसीईआरटी से था, गुनु एक ट्राइबल कल्टीवेटर थे सिंहभूम के। और इसी के साथ ही देखो कोल रिवोल्ट किसने लीड करा, कोल म्यूटिनी वगैरह पूछ रखा है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिख लिख के समझाई थी, बहुत अच्छे से याद करवाई थी। दीकू का मतलब आउटसाइडर होता है ना, और इन्होंने लाइवलीहुड को तबाह कर दिया था। तो ये सब बातें हमने डिटेल में समझी थी। देन इसके बाद ये सवाल देखो कॉपेन के ऊपर है। तो कॉपेन पे मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई है और ट्रिक से याद करवा रखा है। जैसे ये देखो, ये मैप से मैंने पूरा याद करवाया है। ये वाला जो रीजन है BWHW, बहुत वार्म है वेस्ट। कुछ तो स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज भी करते हैं, सर वो फनी निमोनिक आपने बताई थी वो हमें याद है ना। फिर ये KFC मुझे भी याद है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये ट्रिक मैंने ही जनरेट करी समहाउ। DFC फिर KFC हमने इसे बना दिया था कि अरुण KFC से कुछ ऑर्डर कर रहा है, इस तरह से हमने चीज़ें लिंक करी थी। बहुत इसका हेल्प मिलता है, आप देखना ये सवाल कितनी ईजिली हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। जैसे ये यहाँ पे बहुत वार्म है वेस्ट, तो इकलौता हॉट डेजर्ट। अब यहाँ पे किसी में हॉट की बात ही नहीं है। मीजोथर्मल ये तो हॉट नहीं कहलाया ना, मीजोथर्मल का मतलब होता है मिडिल लेवल पे। फिर कोल्ड ह्यूमिड भी नहीं, ट्रॉपिकल भी नहीं, तो ये जाएगा 1 के साथ। अब जैसे ही आप B1 के साथ मैच करोगे ये आंसर निकल के आ गया, है ना। इसी में ना बस B1 है, बाकी तो है नहीं, तो इस वजह से आंसर निकल के आ गया। अब CWG जो है ये मीजोथर्मल है, और जो DFC है वो कोल्ड एंड ह्यूमिड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर। और जो AMW है वो ट्रॉपिकल मॉनसून है, और AMW वाला रीजन देख लो,
ये वाला मॉनसून टाइप विथ शॉर्ट ड्राई सीजन, है ना। तो आप उस वीडियो को रेफर करिए, बैच के अंदर भी हमने ये वीडियो डाल रखी है, बहुत ईजिली आप इसे याद कर लोगे। और पूछते ही रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं सवाल नहीं ला रहा हूँ, 30-40 सवाल इन्होंने पूछा है, आए दिन ये पूछते ही रहते हैं कॉपन के बारे में। तो हमें लगता है आउटडेटेड टॉपिक, बट नहीं, हर साल ऑलमोस्ट सवाल देखने को मिल ही रहे हैं CDS NDA वगैरह में, और बहुत सारे स्टेट पीसेस में खासतौर से। अगला सवाल देखो, चेनाब रिवर जोजिला से निकलती है, और जो रावी रिवर है वो रोहतांग से, और जो सतलुज रिवर है वो राकस झील से। करेक्ट बताना है। तो ये तो अपनी NCERT है, जो अपनी सबसे प्यारी NCERT है 11th वाली। ड्रेनेज सिस्टम जो चैप्टर यहाँ पे इन्होंने बात कर रखा है कि झेलम एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, यानी एक सहायक नदी है सिंधु नदी की, वेरीनाग से निकलती है ना। नाग, झेलना, इस तरह से हमने एसोसिएट कर रखा था। और इसके साथ ही आप देखो कि चेनाब जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और 2 स्ट्रीम्स है, चंद्रा और भागा, ये 2 नदियाँ मिलती हैं, और इस तरह से फिर ये टंडी के पास हिमाचल प्रदेश में मिल जाती हैं, और ये चेनाब के नाम से जानी जाती है। चेनाब यानी चंद्रभाग वर्ड से ये बना है, क्योंकि चंद्रा और भागा 2 नदियाँ यहाँ पर मिली हैं। इसी के साथ ही जो रावी है वो रोहतांग से निकलती है, याद होना चाहिए आपको। और जो ब्यास है, ब्यास जो है ये भी रोहतांग के पास ही निकलती है, और जो सतलुज है वो राकस ताल से। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ जो इन्होंने कह रखा है कि चेनाब जोजिला से निकलती, गलत है ये तो, है ना। अभी हमने पढ़ा कि जो चेनाब है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस की और चंद्रभागा से निकलती है, और फिर ये जाकर फाइनली मर्ज होती है ना। तो इस तरह से ये तो गलत हो जाता है पहला वाला। अगर आप इसे एलिमिनेट करते हो तो ये हट गया, ये हट गया। अब हमें 2 चेक करना है, तो रावी रोहतांग से निकलती है और सतलज जो है राकस से निकलती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये देखो राकस ताल से निकलती है। तो आंसर यहाँ पे BNC होना चाहिए 3। कुछ आर्टिकल्स हैं और आपको मैच करना है। तो आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन D4 के साथ जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 151 ऑडिट रिपोर्ट, 267 याद रखना कंटिजेंसी फंड है। आप कमेंट करके बताना आर्टिकल 266 किससे जुड़ा हुआ है। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। फिर ये देखो फिजिकल डेफिसिट क्या है। अब देखो ये आसान सवाल है, बट बहुत सारे एस्पायरेंट्स में कंफ्यूज होते हैं। अगर आप हमारे समग्र बैच के स्टूडेंट हो तो आपको याद होगा कि गवर्नमेंट बजटिंग हमने कितने डिटेल में डिस्कस करा था, पूरा एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था। रेवेन्यू रिसीट क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जैसे चालान अगर गवर्नमेंट आपका काट रही है तो वो क्या है, रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है, क्योंकि इसमें सरकार को तो कोई लॉस नहीं है। मैंने पूरा एग्जाम्पल समझाया था। वापस तो आपको नहीं मिलने वाला चालान, है ना, तो इससे लाइबिलिटी भी नहीं बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, डिविडेंड वगैरह, इंटरेस्ट रिसीव। फिर यहाँ पे देखो कैपिटल रिसीट की हमने बात करी थी कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एसेट घटता है और लाइबिलिटी बढ़ती है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह। फिर एक्सपेंडिचर हमने देखे थे 2 तरह के। फिर मैंने डेफिसिट पर बात करी थी। फिर हमने फिजिकल डेफिसिट आपको समझाया था कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन बोरोइंग रिसीट, ठीक है, नॉन बोरोइंग रिसीट इसमें शामिल है। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन बोरोइंग का मतलब रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तभी तो नॉन बोरोइंग कहला रहा है। तो पहला यहाँ पे सही है। अगर पहला सही है तो देखो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। आंसर इज 1A ओनली। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट उल्टा पुल्टा ये सब टैग कर रहे हैं। कैपिटल में रेवेन्यू कैसे घटेगा, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट, देखो ये कुछ और होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, ये देखो ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट, है ना, क्योंकि रेवेन्यू की बात है। बाकी अब एक बार आप इस वीडियो को रेफर कर लो, आइए इसके यूट्यूब पे भी हमने डाला है, अगर डाला है तो आप वहाँ से रेफर कर लो, या फिर आप बैच अगर ज्वाइन करते हो तो ये सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। लेक्चर 16 है ये इकोनॉमिक्स का। फिर ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव वेपन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI, डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन सर्टेन टाइप ऑफ एडवांसेस, रेपो रेट, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो देखो ये भी हमने पढ़ा है ना, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी हमने समझी थी। फिर हमने देखा कि क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन है, CRR है, SLR है, रेपो रेट वगैरह है, और ये समझ आता है कि अफेक्ट करते हैं ओवरऑल मनी सप्लाई को। बट क्वालिटेटिव जो है ना स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करते हैं, जैसे क्रेडिट रेशनिंग होगी, मतलब किस जगह पे कितना उधार देना है कितना नहीं, बैंकों को कंट्रोल करती है RBI। मोरल सुएसन है, मतलब उन्हें समझाया जा रहा है कि यार ये चीज़ें बदलो। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, नाम से ही समझ आ रहा है कि स्पेसिफिक कमोडिटीज़ के लिए कंट्रोल करना। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा भी आइडिया लगा पाओ तो डेफिनेटली रेपो रेट वगैरह तो क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। तो इस हिसाब से जो B है वो हमारे आंसर में आएगा, है ना, तो ये हट गया। देन इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, जैसे कि हमने देखा कि ये भी क्वांटिटेटिव है।
तो बी के साथ साथ डी भी आएगा, दैट मीन्स ये भी हट गया। उसके बाद अब हमें चेक करना है डिस्क्रिमिनेशनरी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन सर्टेन टाइप ऑफ एडवांस, मतलब कुछ अलग तरह के उधार हैं तो वहाँ पे अलग रेट होगा, डिस्क्रिमिनेशनरी होगा, है ना, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है अलग अलग इंटरेस्ट के बेस पे। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, ये क्वालिटेटिव हो गया। हमने देखा ना क्वालिटेटिव के बारे में, एक सेकेंड, ये देखो, ये समग्र बैच की नोट्स है, देखो स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करता है, तो इस हिसाब से ये जो है वो क्या होगा, जो ए है वो क्या होगा, ये होगा क्वालिटेटिव। तो अगर ये क्वालिटेटिव है तो ये भी हमारे आंसर में नहीं आएगा, तो आंसर क्या होगा 3 BND, यानी रेपो रेट और OMO। बाकी क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम ये भी समझाए, तो देखो प्रायर RBI की परमिशन जब लगती है ना बड़े एडवांसेस के लिए, लार्ज एडवांसेस के लिए, तो उस केस में हम उसे कहते हैं क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम, यानी इसे RBI के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि किसे क्रेडिट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, इन चीज़ों को कहते हैं। तो ये आपको समझ आना चाहिए। CAS हो गए, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हो गया, CAS यानी क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। तो इस तरह से, जैसे ये जो क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम है ना, ये RBI ने 1965 में इंट्रोड्यूस करा था। ये एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर ही। इसमें क्या होता है, प्रायर RBI की अप्रूवल लगती है बैंकों को, अगर वो लार्ज लोन देना चाह रहे हैं, एक्सटेंड करना चाह रहे हैं एक खास लिमिट के बाद। तो समझ आ रही है ना आपको बात, ओवरऑल बहुत ही आसान है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ओवरऑल नहीं किसी स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट किया है तो वो क्वालिटेटिव के अंदर यूजुअली आता है। देन ये देखो, जब गवर्नमेंट फाइनेंस करती है बजट डेफिसिट को प्रिंटेड मनी का यूज़ करके, है ना, प्रिंटेड मनी का यूज़ कर रही है, तो उस केस में क्या हो सकता है, डिप्रेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन या नन ऑफ देम। तो बहुत आसान है, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा ना, इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा किसी छोटे अमाउंट ऑफ गुड्स को चेज कर रहा होता है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अगर बजट डेफिसिट को फाइनेंस किया जा रहा है ज़्यादा पैसे प्रिंट करके, तो इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि मोर मनी चेज कर रही है सेम गुड को, जिससे परचेजिंग पावर रिड्यूस हो रहा है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना, एक विशियस साइकिल बन जाएगा। इसी वजह से सरकार जितनी मर्जी उतने पैसे नहीं प्रिंट करती है, ना ही प्रिंट कर सकती है। फिर ये देखो आर्टिकल 243G के बारे में, करेक्ट आपको बताना है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। मैं आपको हर लेक्चर में कहता हूँ, जब भी पंचायत पढ़ाता हूँ, कि पंचायत के आर्टिकल आपके टिप्स पे होने चाहिए, आए दिन वो पूछते हैं, है ना। और अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर है तो ये आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि वो हर पेपर में ऑलमोस्ट पूछ ही रहे हैं इस चीज़ को, है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली ये करना है कि इस तरह से 243 ABCD अपने कॉपी में लिखना है, और इसे बिना एक बार पढ़ लेना है एंड बिना देखे लिखना है। जैसे 243A में आप लिखोगे ग्राम सभा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉम्पोजिशन, फिर रिजर्वेशन। एक बार जब आप लिख लोगे ना, ये खुद ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा पूछते हैं, है ना। PYQ में हमने बहुत सारे सवाल करे हैं। तो फिलहाल इन्होंने क्या पूछा, आई गेस 243G पूछा है। तो यहाँ पे पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है ना, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। PYQ से भी रिवीजन हो ही जाता है, तो आई गेस यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है। तो बी बस एक लौता इसी ऑप्शन में, तो आंसर 2 के साथ हम जाएंगे। बाकी भी आपको पता होना चाहिए, ड्यूरेशन वगैरह अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले ये सवाल करो, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इजी क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत बार फंडामेंटल ड्यूटी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हमने बहुत सारे सवाल करे हैं, 100 से ज़्यादा सवाल करे हैं ड्यूटीज़ के ऊपर। अगर आपने उस लेक्चर को देखा है तो डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ईजिली, बहुत ही कम टाइम में। इसमें कह रहे हैं जस्टिस, इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना और फ्री लीगल एड देना पुअर को। तो ये तो आप जान ही रहे हो, ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू DPSP में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी होगा, और ये DPSP में इनिशियली नहीं था, है ना, इसे अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। बाकी के जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली फंडामेंटल ड्यूटी आप पढ़ सकते हो, है ना, डिफेंड करना कंट्री को, ये सब चीज़ें। देन आर्टिकल 349 के बारे में पूछ रहे हैं। 349 किसमें मेंशन है, मतलब क्या मेंशन है इसमें, सर्टेन लॉ जो लैंग्वेज से रिलेटेड है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्पेशल प्रोसेस, स्पेशल प्रोसीजर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज किए जाएंगे उनकी बात करता है। मदर टंग में एजुकेशन के फैसिलिटीज़ की बात करता है प्राइमरी लेवल पे। और चौथा, हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट को डायरेक्शंस देता है। तो
जो आंसर देखो, आर्टिकल पे फिर से सवाल आ गया। आर्टिकल पे आए दिन सवाल पूछे जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। और 349 पे तो बहुत बार सवाल पूछा गया डायरेक्टली। तो ये देखो, बेयर एक्ट वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था आर्टिकल 343 के बारे में, सीडीएस में पूछा गया है ना। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट कौन सा नेशनल लैंग्वेज होगा, है ना, कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या पोजीशन है, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो पूछा आर्टिकल 349 के बारे में ना, तो देखो हम पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं 349 को। तो यहाँ पे बात की जा रही है स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनेक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज, यानी 15 साल के पीरियड तक जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कोई बिल या अमेंडमेंट जिसमें लैंग्वेज की बात आ रही है, तो क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 348 शैल बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जस्ट अ सेकेंड। Without the previous sanction of the president, and the president shall not give his sanction to the introduction of any such bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendation of the commission constituted under clause 1 of article 344। देखो समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ना स्पेशल प्रोसीजर की बात की जा रही है, और अगर आप ध्यान से ये वर्ड समझो तो ये कह रहे हैं कि इनेक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज, enactment of certain laws relating to the language। तो बहुत बार बेयर एक्ट के जो लैंग्वेज होते हैं वो इस तरह से होते हैं, पर इसे हम डिस्कस करते हैं आसान भाषा में, बहुत इजीली आपको समझ आएगा। देखो क्या कह रहा है, आर्टिकल 349 डील करता स्पेशल रेस्ट्रिक्शन ऑन पार्लियामेंट पावर, जिससे वो लॉज बनाते हैं लैंग्वेज रिलेटेड मैटर में, यानी ये पार्लियामेंट की पावर है। पार्लियामेंट की जो पावर है ना, उसमें लैंग्वेज रिलेटेड जो मैटर है उसके में कुछ इसे रिस्ट्रिक्ट करने का काम ये करता है। आर्टिकल 349 ये कहता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ है, शुरू हुआ है, उससे लेके 15 साल तक पार्लियामेंट लॉ के रिगार्डिंग कानून नहीं बना सकती है, जैसे यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो मुद्दा है कि इस पर जो लैंग्वेज है वो क्या यूज़ हो, इस चीज़ को लेके कानून नहीं बना सकती है ना। अनलेस सच अ बिल वॉज इंट्रोड्यूस विथ प्रायर सेंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रायर रिकमेंडेशन ना ली जाए प्रेसिडेंट की, तब तक इस मुद्दे पर कानून नहीं बना सकती पार्लियामेंट। और ये क्यों ज़रूरी था, ताकि लिंग्विस्टिक बैलेंस बनाया जा सके। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांजिशन किया जा रहा है ना, तो एक तरह से एप्रीहेंशन है, खतरा है, डर है कि अचानक से हिंदी लैंग्वेज इम्पोज ना कर दिया जाए कोर्ट्स में, क्योंकि सारी प्रोसीडिंग तो इंग्लिश में चल रही थी तब तक, तो अचानक से तब्दीली लाने में दिक्कत हो सकती है। तो ये बात रखी गई थी। बाकी थोड़ा रिकैप करवाता हूँ। देखो 343 जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की बात करता है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट है। देन जो आर्टिकल 344 है ये कमीशन एंड पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब क्या इनका स्टैंड है उस पर बात करता है। देन 345 स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। देन आर्टिकल 348 लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है ना, कोर्ट के लैंग्वेज की बात करता है। और 349 क्या, प्रोसीजरल सेफगार्ड है। प्रोसीजरल सेफगार्ड का मतलब समझ गया ना कि स्पेशल प्रोसीजर लगेगा फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया इंपॉर्टेंट वाला, है ना, ये भी याद रखना 347 48 वगैरह भी। तो यहाँ पे आंसर जो क्या होगा, साफ तौर से ऑप्शन 1 होगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, 1 होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, तो क्या कह रहे हैं, डीपीएसपी वगैरह कहाँ से क्या लिया गया। बहुत कॉमन सवाल है, कुछ समझाने को है नहीं, तो मैं डायरेक्टली मैच करता हूँ। देखो जो कंकरेंट लिस्ट है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, तो सी जाएगा 1 के साथ, तो ये दो तो हट गए। उसके बाद फिर आपको चेक करना है, बी चेक कर लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया, तो बी जाएगा 5 के साथ। तो आई गेस आंसर निकल के आ गया ऑप्शन 4 है ना। यानी जो डीपीएसपी वो आयरलैंड से लिया गया, फंडामेंटल राइट जो है वो यूएसए से, जो कॉन्करेंट लिस्ट है ऑस्ट्रेलिया से, और इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट ये लिया गया कनाडा से, यानी जो हमारी फेडरल प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आर्टिकल 8 में क्या है। तो आर्टिकल वाले बहुत सवाल पूछे गए हैं। आर्टिकल 8 में बात की गई राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, है ना। तो आउटसाइड इंडिया वाली बात है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। बेयर एक्ट वाली अगर आपने हमारी वीडियो देखी और रिवाइज किया 2-3 बार, तब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने खुद से बेयर एक्ट पढ़ी तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पर अच्छे से पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा। तो ये एक बात हो गई। देन बेयर एक्ट पे जब हमने सवाल करा था तो ऐसे सवाल पहले पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नया ट्रेंड है
है ना। पहले भी ऐसे सवाल बहुत बार देखने को मिले हैं। इससे अगर आप देखो ये सारे बैरेक्ट के सवाल हैं। हाँ ये देखो आर्टिकल 12 पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया डेफिनेशन पे, तो ऐसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो है ना, स्टेट पीसेस में, अलग अलग स्टेट पीसेस में, जेपीएससी में, और बहुत सारी यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी ऐसे सवाल देखने को मिले हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो पहला कह रहा है वो एक सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। दूसरा 45 ईयर्स उनकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरा क्वालिफाइड होनी चाहिए फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा। पंजाब पीसीएस की एनालिसिस की थी हमने, तो उस टाइम पे हमने वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर ये सवाल करा था। इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि शेड्यूल 3 में ओथ लेनी पड़ेगी। ये बात गलत है। शेड्यूल 3 में देखो ओथ एंड प्रोमिसेस है ऑल अथॉरिटी के एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ओथ लेने की नीड नहीं है। तो ये हट गया, ये हट गया, क्योंकि इन सब में 3 है। तो आंसर बचा बी 1 एंड 5। तो 1 एंड 5 सिंपल है कि कास्टिंग वोट है इनके पास, और दूसरा कि इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर शामिल होंगे पार्लियामेंट के, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के नहीं होंगे। फिर मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए थे जो वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए हैं, है ना। तो अब हम इसे अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो इंडिया के सिटीजन होनी चाहिए, सही बात है। 45 नहीं 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। और कह रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। तो आई गेस ये तीसरा गलत है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, है ना। राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि राज्यसभा के लिए एलिजिबल होने चाहिए। दैट मीन्स ये तीसरा भी गलत है। तो हमें बताना इनकरेक्ट, तो बी और सी इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 बी एंड सी। ठीक है, समझ आ गई बात। डायरेक्ट से तो रेफर करने की नीड नहीं है। तो फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। इसमें स्पेसिफिकली अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के केस में देखें तो आर्टिकल 67 देख लेते हैं। ये देखो, पढ़ लो आप ध्यान से। तो 66 में क्या है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात है कि इनसे मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली बात है। और यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ये किसी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, स्टेट के लेजिस्लेचर के भी मेंबर नहीं होने चाहिए। और इसके बाद ये बता रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो सिटीजन हो, 35 ईयर्स की एज उसने कंप्लीट करी हो और क्वालिफाइड हो फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, वही वाइस प्रेसिडेंट के एलिजिबल होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो काउंसिल ऑफ स्टेट की बात की। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। लॉजिकल वाला बात भी आप सोचोगे तो डेफिनेटली आप डिकोड कर सकते हो कि राज्यसभा के ही चेयरमैन है ना, तो राज्यसभा के लिए एलिजिबल होने चाहिए। अगला देखो, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था, ठीक है। जिसमें से देखो ये जो पार्ट ए बी सी डी इस तरह से था। तो जो पार्ट ए है उनमें 9 गवर्नर प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के। पार्ट बी में 9 प्राइंसली स्टेट थे। अर्स्टवाइल मतलब भूतपूर्व। तो 9 प्राइंसली स्टेट थे विथ लेजिस्लेचर। और जो पार्ट सी है उनमें चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के। तो इस हिसाब से ये, और अंडमान एंड निकोबार पार्ट डी में था। तो पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस है पार्ट सी में। बट पार्ट ए में गवर्नर प्रोविंस है। पार्ट ए में क्या है? गवर्नर प्रोविंस है, ठीक है। पार्ट ए में गवर्नर प्रोविंस है। और पार्ट बी में क्या है? प्राइंसली स्टेट्स है। क्योंकि देखो पहले गवर्नर वाली बात होगी जो ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर प्रोविंसेस हैं, उसके बाद ही प्राइंसली स्टेट का नंबर आएगा, ठीक है। देन चीफ कमिश्नर प्रोविंस और अंडमान एंड निकोबार। तो हमसे पूछा इन्होंने, करेक्ट पूछा, तो ए भी तो स्वैप है यानी गलत है। तो ए हट गया, बी हट गया, ए हट गया, सब हट गया। तो आंसर बचा बी सी एंड डी, ठीक है। आंसर क्या बचा? ऑप्शन 2 ओनली सी एंड डी। तो ये भी अगेन लक्ष्मीकांत में हर एक बुक में हर एक सोर्स में कवर्ड, हमने भी पढ़ा है। सही पढ़ते हैं ये सब सवाल, बस आपको रिवीजन करना है। अगला देखो, तो इसमें कह रहे हैं कि आपको फॉल्स बताना है इन कंसर्न विद द गवर्नर। तो अगर आप देखो यहाँ ध्यान से तो बहुत ही भारी भरकम से आर्टिकल हैं, लेकिन अगर आपको 1-2 इम्पॉर्टेंट वाले आर्टिकल हैं गवर्नर से रिलेटेड, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो एलिमिनेशन से। तो ये देखो, कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस की बात की गई है आर्टिकल 158 में, और 157 में क्वालिफिकेशन की बात की गई है ना। तो 158 में क्या है स्पेसिफिकली कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो कह रहे हैं प्लेजर ऑफ प्रेजेंट, तो प्लेजर ऑफ प्रेजेंट वाली जो बात है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये पढ़ सकते हो आप 156 में। ठीक है, तो यहाँ तो कह रहे हैं कि 158 में, तो ये तो गलत है। तो अगर ये गलत है तो एक लौता ऐसा आंसर है जहाँ पे ओनली ए जो है वो गलत दे रखा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 1 ओनली ए। तो अगर आपको एक पता है तो सॉल्व हो जा रहा है, ये खास बात है। बाकी 155 में गवर्नर अपॉइंट होंगे बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हीज हेड एंड सील, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, यहाँ पढ़ सकते हो। और इसी के साथ ही कह रहे हैं 154 में एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट का वो गवर्नर में होगा, ये बात भी सही है ना, ये भी आप पढ़ सकते हो, एग्जीक्यूटिव पावर की जो बात कर रहे हैं। देन इसके बाद 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिसमें चीफ मिनिस्टर हेड होंगे, तो ये भी आप पढ़ सकते हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे इंडियन वाइस गवर्नर। तो इस हिसाब से जो आंसर है वो क्या होगा, ओनली ए, क्योंकि वही गलत है, फॉल्स बताना है। ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन तो। नेक्स्ट ये देखो, ग्राम सभा है, रिजर्वेशन ऑफ सीट है, इलेक्शन पंचायत, देखो फिर वही सवाल आ गया ना आर्टिकल वाला, मैंने आपसे कहा ना पूछते रहते हैं वो। ग्राम सभा आर्टिकल 243A होगा ना, 243A। और रिजर्वेशन ऑफ सीट, तो ये तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपको भी याद होना चाहिए, 243D में है, क्योंकि आए दिन पूछते हैं। और जो इलेक्शन है 243K में है, और जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 243F में। सबसे पहले 3 आया है, फिर 4 आया है, फिर 1 आया है और 2 आया है, तो 3 4 1 2 किसमें है, ऑप्शन 1 में। सो आंसर इज ऑप्शन 1। अब तो दिखाने की नीड नहीं है इसे, अब आप याद ही कर लो इसे, बहुत सारे PYQs भी हमने डिस्कस कर रखे हैं। अगला देखो आर्टिकल 20 से रिलेटेड है। पहला कह रहे हैं कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। अगर आपने हमारी फंडामेंटल राइट वाली वीडियो देखी है जो कि समग्र बैच की डेमो लेक्चर है, 120 से ज़्यादा सवाल हमने कर रखे हैं फंडामेंटल राइट के ऊपर। तो ये जो कह रहे हैं ना कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, असल में आर्टिकल 21 है, तो इस हिसाब से ए नहीं होगा, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर आ गया 2 ओनली बी एंड सी। तो बी भी सही है, एक से ज़्यादा ऑफेंस के लिए एक इंसान को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता और किसी को खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता, हालांकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। और इसके बाद कह रहे हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, नहीं ये आर्टिकल 20 में कहाँ से आ जाएगा, तो ये भी हट जाता है। तो इस हिसाब से हमने, अच्छा ये 2 सवाल और हैं। अगला देखो क्या कह रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो आप जानते हो 51A में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, पार्ट 4A में, तो आंसर इज 1। अब ये क्वेश्चन आपका है ना, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो कि लेयर में आपको जाना है ग्राउंड से अपवर्ड्स, ना जाने हमने कितनी बार डिस्कस करा है, इसकी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, हिंट दे रहा हूँ, यहाँ से अगर आप डिकोड कर पाओ तो करके बताना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। बाकी अगर आप समग्र बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो ये नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।